हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय, मीनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य होता है। ओके, प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेगा। प्रकृति के घटकों में, ओके, तो घटक से तात्पर्य क्या होता है, जैविक एवं अजैविक घटक। ओके, तो प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसी बनी रहे। ओके, तो यह जरूरी नहीं है कि यह निरंतर है, वह केवल एक जैसे ही बने रहे। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि सामान्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ओके, तो चलिए यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल देकर समझते हैं, कीड़े मकोड़े। ओके, तो कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, छोटी मछली। चलिए मान लेते हैं छोटी मछली खा रहा है। छोटी मछली कौन कौन खा रहा है, बड़ी मछली खा रहा है। और बड़ी मछली को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। ओके, तो क्या ये व्यवस्था ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कीड़े मकोड़ों को सिर्फ छोटी मछली खाएगा और छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगा और बड़ी मछली को केवल मनुष्य खाएगा? तो ऐसा होता है क्या? नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जैसे कि कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, मेढक भी खाता है, मेढक भी खा सकता है, और छोटी मछली को क्या डायरेक्ट मेढक भी खा सकता है। इसी प्रकार से जो बड़ी मछली है उसको क्या है, पक्षी भी खाता है। इसी प्रकार से छोटी मछली को भी खाता है। इसी प्रकार से जो सर्प होता है यह भी क्या करता है, मछलियों को खाता था। इस प्रकार से यह व्यवस्था एक ही तरह से रहेगा क्या, तो नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यह कतई जरूरी नहीं है कि यह व्यवस्था निरंतर एक जैसा बना रहे। प्राकृतिक परिघटनाओं के फलस्वरूप इसमें लगातार बदलाव आता रहता है। ओके, तो इस प्रकार से प्रकृति में क्या होता है, बदलाव किस तरफ, इसमें बदलाव आता जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह केवल एक ही क्या था, खाद्य श्रृंखला था। जैसे कि कीड़े मकोड़े से छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली और बड़ी मछली से मनुष्य। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, परंतु जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जीव में क्या होता है, उसमें बदलाव होता है। जैसे कि अब मेढक क्या करता है, कीड़े मकोड़े छोटी मछली को भी खा सकता है। इसी प्रकार सर्प भी मछली को खा सकता है। जो पक्षी होता है वह भी मछली को खाता है। ओके, मानवीय हस्तक्षेप में भी इसमें व्यापक परिवर्तन आ सकता है। ओके, तो इसी प्रकार से मानव के हस्तक्षेप के द्वारा भी इसमें व्यापक रूप से परिवर्तन आ सकता है। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में E.G. टेंसले ने किया था। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र था, इकोसिस्टम का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 1935 में E.G. टेंसले ने किया था। ओके, टेंसले के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। ओके, तो टेंसले के अनुसार क्या था कि पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विस्तृत अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटकों की अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की विशेष अध्ययन को पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध तथा उनमें होने वाले फेरबदल की जो विस्तृत अध्ययन होता है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं, E.G. टेंसले 1875 to 1951। ओके, किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि इलाके में कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्या है, किसी पेड़ में, बगीचे में, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि में हम लोग क्या कर सकते हैं। था कोई भी हम लोग स्पेसिफिक चीज लेते हैं तो उस प्रकार से हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध है। ओके,
कुटुंब स्तर गुफा में काली मछली की आवाज का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध के आधार पर किया जाएगा तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस बताया गया है कुटुंब स्तर गुफा। ओके, इसी प्रकार से पेड़ हो सकता है या फिर कोई मैदान हो सकता है, बगीचे हो सकता है, खेत तालाब ओके, या फिर कोई अन्य जगह हो सकता है। ओके, तो कुटुंब स्तर गुफा में क्या होता है? कुटुंब स्तर गुफा में काली मछली की आवाज का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध का किस प्रकार से संबंध होता है उसके आधार पर किया जाएगा तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है तो एक छोटा तंत्र कोशिका। ओके, तो एक बड़ा जो समुद्र में क्या होगा, बहुत सारे क्या जीव होगा, तो इस वजह से क्या हुआ, बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। और कोशिका की बात करें तो उसमें क्या होगा, जीव की संख्या है कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है तो एक छोटा तंत्र कोशिका। कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहता है जिनका कोशिका के अंदर के वातावरण के कई अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध है। ओके, क्या आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा से पहले जीवों के बीच अंतर निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा गया था। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा से पहले क्या था कि जीवों के बीच अंतर निर्भरता था। जीव किस प्रकार से आपस में क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भरता रहता है की पहचान और पर्यावरण के साथ उनमें संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा गया था। यूनानी भाषा में इको का अर्थ है घर और लोगस का अर्थ है अध्ययन। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इकोलॉजी से तात्पर्य क्या होता है, घर का अध्ययन। ओके, वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेलर 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेलर क्या क्या 1886 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कर प्रकृति को घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए किया। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल में मान रख सकते हैं कि इको से तात्पर्य होता है घर और लोगो से तात्पर्य होता है अध्ययन। अर्थात क्या होता है, घर का अध्ययन या फिर प्रकृति को घर की व्यवस्था के रूप में समझाने के लिए प्रयोग किया या फिर उसका अध्ययन करने के लिए इस वर्ड का उपयोग किया। 1869 में उन्होंने और अधिक विस्तार से परिभाषा दी। इस प्रकार से उन्होंने 1866 के बाद क्या 1869 में इसके लिए और अच्छे से परिभाषा विस्तार से दिया। पारिस्थितिकी पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पौधों और जंतुओं का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधी व्यवहार, परजीविता, शत्रु से बचाव के तरीके आदि से संबंधित अवलोकन व अध्ययन किए जाते रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, चलिए एक पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन से अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर संबंधों को क्या किस प्रकार से समझेंगे। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जो जैविक एवं अजैविक घटक है उसमें किस प्रकार से अंतर संबंध होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।